नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। कल के टॉपिक से आज हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन टॉपिक को लेकर के, और जानेंगे कि वर्गीकरण जो जीवों का किया गया वो क्यों किया गया और इसकी शुरुआत किसने करी। ये सारी प्रक्रियाओं को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं वर्गीकरण या कह लें क्लासिफिकेशन की। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की, तो देखिए बात करें वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की, तो वर्गीकरण जो शब्द है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग दूसरे टर्म में टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, टैक्सोनॉमी के रूप में भी जानते हैं। इस शब्द को सबसे पहले दिया था एक वैज्ञानिक थे, नाम है उनका APD कैंडोल। APD कैंडोल। इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण शब्द का प्रयोग किया था, शब्द दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये किसने दिया था, तो APD कैंडोल नाम के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा सबसे पहले ये शब्द दिया गया। फिर अगर हम लोग आगे बात करें वर्गीकरण की, तो ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण करने की जो सबसे पहले वैज्ञानिक आधार देने की बात की, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है और उनका नाम है जॉन रे। इन्होंने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसका वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार दिया, यानी कि साइंटिफिक जो बेस है वो तैयार किया। अब ये वैज्ञानिक आधार क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए आधार पे हर एक जीव को उनकी कैटेगरी के हिसाब से बांट देना चाहिए और कैटेगरी बना करके अलग अलग जीवों को उनकी क्रिया विधियों के अनुसार, उनके जो रहन सहन परिवेश है, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका आकार कैसा है, उनमें खून किस तरह का पाया जा रहा है, वो पानी में रहने वाले हैं या ज़मीन पर रहने वाले हैं, वो रेंगने वाले हैं या उड़ने वाले हैं, ये सब चीज़ देख करके उनको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाए। तो ये जो प्रक्रिया है पहली बार जो प्रस्तुत की गई, ये जॉन रे के द्वारा प्रस्तुत की गई कि जो पेड़ पौधे या जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं इन सभी को उनके जो क्रिया विधि है उसके अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांट देना चाहिए। फिर अगर बात करें तो इनके द्वारा दिए गए जो वैज्ञानिक आधार है इसका प्रयोग किया पहले कैरोलस लिनियस ने किया। तो बात करते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में कि कैरोलस लिनियस ने क्या प्रक्रिया अपनाई। तो देखिए कैरोलस लिनियस वो पहले व्यक्ति हैं या वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवों के वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को सबसे पहले प्रारंभ किया। लेकिन अगर कहा जाए तो कैरोलस लिनियस से पहले भी जंतुओं को व्यवस्थित करने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया जा चुका था, उनके खून के रंग के आधार पे। अरस्तु ने जंतुओं को उनके खून के रंग के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा था, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। एक था इनैमा, जो लाल रंग के रक्त वाले जो जंतु थे उनको इनैमा कहा गया, और दूसरे थे एनैमा जिनमें नीले, हरे या रंगहीन या फिर सफेद रक्त वाले जंतुओं को शामिल किया गया। तो इस तरीके से सबसे पहले अरस्तु ने विभाजन की प्रक्रिया तो प्रारंभ करी, लेकिन
उनके जो विभाजन की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से तर्क पे आधारित थी, जैसा कि उन्होंने देखा उसके आधार पे उन्होंने डिवीजन किया। जबकि कैरोलस लिनियस वो पहले व्यक्ति या वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जंतुओं को या कह लो जीवों को श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया। और इनके द्वारा सबसे पहले जो जीव थे जीव यानी कि जिनमें जीवन पाया जा रहा है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले जो जीवों का संसार है या जीव जगत है, जीव जगत कह लें, जो जीवों का संसार या जीव जगत है जिसमें सभी प्रकार के जीवन धारण करने वाले जो वस्तुएं हैं उनको शामिल किया गया। जीवन धारण करने वाली वस्तुओं को हम लोग सामान्यतः जीवधारी कहते हैं, और उनको अगर कहा जाए तो उनका जो परिवार है उसे जीव जगत के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जीव जगत है इसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा दो श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी इन्होंने बनाई जंतुओं की, जिसे जंतु जगत कहा, और दूसरी श्रेणी इन्होंने बताई पादप जगत की, जिसे पेड़ पौधों को लेकर के इनके द्वारा बनाया गया। तो कैरोलस लिनियस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गतिमान जो जीव दिखाई दिए उनको लेकर के एक श्रेणी बनाई, और जो स्थायी जीव दिखाई दिए उनको लेकर के एक दूसरी श्रेणी बनाई। तो इनके द्वारा सबसे पहले जीव जगत को दो जगत में विभाजित किया गया, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। इसीलिए कैरोलस लिनियस को द्विजगत प्रणाली या यूं कह लें बाई किंगडम क्लासिफिकेशन का जनक कहा गया, यानी कि द्विजगत प्रणाली या बाई किंगडम क्लासिफिकेशन का जनक कहा गया। तो ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि कैरोलस लिनियस वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जीव जगत को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित करने का प्रयास किया, और इन्होंने कुछ लक्षणों और कैरेक्टर्स के आधार पर कह लें तो जंतुओं को और पादपों को दो श्रेणी में विभाजित किया, इसलिए इनको द्विजगत प्रणाली का जनक बोल दिया गया। तो बात करें कि कैरोलस लिनियस ने अपना जो विभाजन दिया जंतु जगत और पादप जगत का, इन्होंने किस पुस्तक में किया, तो जंतुओं के बारे में इन्होंने जो पुस्तक की रचना करी, जंतुओं को लेकर के इन्होंने जो पुस्तक की रचना करी उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और इस किताब में इन्होंने लगभग 4326 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, यानी कि जब जंतु जगत बनाया तो जंतु जगत बनाने में इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक की रचना करी, और इस पुस्तक में लगभग 4326 प्रकार के जंतुओं का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, 4326 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। वही बात की जाए जब इन्होंने पादप जगत बनाया, तो पादप जगत को बनाने के दौरान इन्होंने एक किताब की रचना करी जिसको इन्होंने नाम दिया क्लासेस प्लांटेरम। ये पुस्तक इन्होंने लिखी। और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 5900 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया। 5900 प्रकार के वनस्पतियों का या पेड़ पौधों का वर्णन किया इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो वर्गीकरण
शब्द यानी टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले एपीडी कैंडोल नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया, और जो वर्गीकरण किए जाने की प्रक्रिया है उसका वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने दिया। और जॉन रे के द्वारा जो वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए गए उन आधारों का उपयोग करके सबसे पहले जीव जगत को दो भागों में यानी दो जगतों में बांटने का कार्य कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया, और इनके द्वारा ही सबसे पहले जंतु और पादप जगत बनाए गए, इसलिए इनको द्विजगत प्रणाली का जनक कहा गया। इन्होंने जंतु जगत के विभाजन की प्रक्रिया सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में की थी, जिसमें 4326 प्रकार के जंतुओं का इन्होंने वर्णन किया है। और वहीं पादप जगत का इन्होंने जो अपना वर्णन किया है वो क्लासेस प्लांटेरम नाम की पुस्तक में किया, जिसमें इन्होंने लगभग 5900 प्रकार के वनस्पतियों का वर्णन किया। तो ये बात विभाजन की हुई जिसको आपने देखा। अब बात कर रहे हैं कि देखिए कुछ वैज्ञानिक निकल करके आते हैं, जैसे सबसे पहले अरस्तु जिन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत करी जंतुओं को लेकर के खून के आधार पर। फिर आए कैरोलस लिनियस जिन्होंने जीव जगत को दो श्रेणियों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत, तो द्विजगत प्रणाली के जनक कहलाए, जबकि अरस्तु वर्गीकरण के संस्थापक कहलाते हैं। कैरोलस लिनियस के बाद वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया अर्नेस्ट हैकेल ने, और वो तीन जगत प्रणाली लेकर के आए। और तीन जगत प्रणाली की बात की जाए तो तीन जगत प्रणाली में अर्नेस्ट हैकेल ने पादप जगत रखा, जंतु जगत रखा, और उन्होंने एक और जगत बनाया जिसको प्रोटिस्टा नाम दिया। तीन जगत प्रणाली अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दी गई, यानी कि जंतु जगत एनिमेलियम, पादप जगत जिसको प्लांटी कहा गया, और प्रोटिस्टा, ये तीन जगत बनाए गए। वहीं पर अगर हम बात करें तो उसके बाद आते हैं आर.एच. व्हिटेकर, वैज्ञानिक जिनके द्वारा 5 जगत प्रणाली प्रदान की गई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, और पादप यानी प्लांटी, और जंतु मतलब एनिमेलिया। तो ये जगत का जो विस्तार है अलग अलग श्रेणी में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कैरोलस लिनियस, जिनके द्वारा सबसे पहले द्विजगत प्रणाली की शुरुआत की गई, इसीलिए इनको द्विजगत प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। और क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनाई, इसीलिए कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। यानी कि अगर बोला जाए वर्गीकरण का जनक या आधुनिक वर्गीकरण का जनक, तो वो किसे कहा जाएगा? कैरोलस लिनियस का, क्योंकि सबसे पहले वर्गीकरण की प्रक्रिया इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। तो चलिए आगे अगर हम देखें, बात करें, तो यहाँ पर कुछ चित्र आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले निकल के जो चित्र आपको दिखाई पड़ता है, इनका नाम है अरस्तु। ये है अरस्तु। इन्हें आप जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। तो अरस्तु को अगर हम पॉइंट निकालें तो अरस्तु से रिलेटेड, तो इन्हें हम जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक के रूप में जानते हैं। वहीं अगर अगली बात करें अरस्तु को लेकर के, तो इन्होंने सबसे पहले जंतुओं का क्या किया? वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा किया गया। और वर्गीकरण का आधार इनका क्या था? रक्त था, एनाइमा और इनाइमा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कैरोलस लिनियस। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये है कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो ये कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस। और इनके द्वारा सबसे पहले
वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, इसलिए इन्हें हम वर्गीकरण का जनक कहेंगे, वर्गीकरण का जनक कहेंगे। दूसरी बात कि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जीव जगत को दो जगत में बांटा गया, जंतु और पादप, तो इन्हें हम द्विजगत प्रणाली का भी जनक कहेंगे। ठीक है, द्विजगत प्रणाली का जनक भी कहेंगे। आगे जाकर के इनके द्वारा द्विनाम पद्धति भी दिया जाता है, जो वैज्ञानिक आधार है किसी जंतु के नामकरण का या वनस्पति के नामकरण का। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा के दौरान बातें की जाएंगी। तीसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये है अर्नेस्ट हीकल। अर्नेस्ट हीकल, इनके द्वारा बात की जाए तो इन्होंने तीन जगत प्रणाली दिया था, तीन जगत प्रणाली दिया था। और वो जो तीन जगत प्रणाली है उसे अगर हम डिवाइड करें तो इनके द्वारा जो तीन जगत प्रणाली दिया गया था, इसमें एक था एनिमेलिया, दूसरा है प्लांटी और तीसरा है प्रोटिस्टा। तो तीन जगत अर्नेस्ट हीकल के द्वारा बताए गए, इसीलिए इनको तीन जगत प्रणाली या त्रिजगत प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्विजगत प्रणाली के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। त्रिजगत प्रणाली के जनक कौन है? अर्नेस्ट हीकल। इनके बाद आते हैं, अगर हम अगले वैज्ञानिक की बात करें, जो अगली तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये हैं R.H. विटेकर। ये हैं R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर जो हैं, इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांट दिया, यानी कि 5 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया। इसीलिए इनको 5 जगत प्रणाली का जनक कहा जाता है। 5 जगत प्रणाली का जनक कहा जाता है। और वो 5 जगत कौन कौन से हैं उसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि R.H. विटेकर की 5 जगत प्रणाली और कैरोलस लिनियस की द्विजगत प्रणाली को ही हम लोग पढ़ाई में शामिल करते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नए स्लाइड की ओर। तो देखिए, द्विजगत प्रणाली के बाद जो हम लोगों ने बात करी, तीन जगत प्रणाली। इस प्रणाली को किसने दिया था? तो इसे दिया था अर्नेस्ट हीकल ने। नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट हीकल। तीन जगत प्रणाली दिया था अर्नेस्ट हीकल ने, इसलिए तीन जगत प्रणाली के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, तीन जगत प्रणाली के जनक कहलाते हैं। तीन जगत प्रणाली में इन्होंने क्या क्या बताया, कौन कौन से तीन जगत में जीवों को विभाजित किया? तो वो तीन जगत थे, एक था एनिमेलिया, दूसरा था प्लांटी और तीसरा था प्रोटिस्टा। तो तीन श्रेणी बनाई। देखिए, एनिमेलिया में इन्होंने जिन जीवों को शामिल किया, उनके अंदर जंतुओं के कैरेक्टर प्रदर्शित होते थे। जंतुओं के कैरेक्टर से मतलब क्या है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हों, साथ ही साथ बहुकोशिकीय जीव के रूप में विकसित हुए हों, और साथ ही अपने भोजन को
भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर कर रहे हों। जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर करते हैं। तो जंतुओं के जो लक्षण थे उनको लेकर के इन्होंने जो ग्रुप बनाया उसे एनिमेलिया कहा। वहीं पर जो पादपों के गुण थे, यानी कि पेड़ पौधों के गुण, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे, एक जगह स्थायी होते थे, उन्हें इन्होंने प्लांटी कहा। तीसरा निकल के आता है प्रोटिस्टा, जो सबसे जरूरी है। प्रोटिस्टा याद रखनी है आपको। तो प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें इन्होंने एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया, यानी कि यूकैरियोटिक जो जीव थे उन्हें शामिल किया गया। यूकैरियोटिक जीव। अब यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जीव की बात करें तो ये कोशिका की एक प्रकार है। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये सबसे प्राचीन या आद्य प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है और कोई कोशिकांग नहीं होता है। कोशिकांग की बात करें, काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये जो कोशिकांग हैं ये नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 70S टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित प्रकार की कोशिका होती है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, साथ ही साथ सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, और जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका अधिक विकसित होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन कोशिका होती है जो बहुत ही अल्प विकसित होती है। तो प्रोटिस्टा समूह में इन्होंने ऐसे जंतुओं को रखा जो एक कोशिकीय तो हैं लेकिन विकसित कोशिका से बने हुए हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, प्लाज्मोडियम। ये जो आपको देखने को मिल जाते हैं जंतु वो प्रोटिस्टा में शामिल किए जाते हैं। अभी प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग 5 जगत प्रणाली में भी देखेंगे, तो वहाँ पे बात करते हैं। और बात आती है कि अर्नेस्ट हैकेल ने ये अपना जो 3 जगत प्रणाली है ये दिया कब था सबसे पहले? तो इन्होंने 1866 में 3 जगत प्रणाली दिया था। फिर अगर हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो अगला पॉइंट आता है 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली। देखिए 5 जगत प्रणाली की अगर शुरुआत की बात की जाए तो किसने दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी। ठीक है। अब वो 5 जगत कौन से हैं? अगर हम डिवीजन करें तो इसके डिवीजन सीधे सीधे हम ऐसे ही करेंगे समझाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आता है मोनेरा। इनके द्वारा किया जाने वाला जो सबसे पहला जीवों का एक समूह बनाया गया या फिर कह लो डिवीजन जो किया गया वो था मोनेरा। मोनेरा के बाद इन्होंने जो डिवीजन किया उस डिवीजन को हम लोगों ने कहा प्रोटिस्टा। अगला इन्होंने जो डिवीजन बनाया उसे कवक के नाम से जाना गया। उसके बाद इन्होंने एक और डिवीजन जगत का बनाया जिसे हम लोग पादप के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ एक डिवीजन और स्थापित किया जिसे जंतु कहा गया। तो इन्होंने टोटल 5 जगत बनाए जीवों के। पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु बनाया। मोनेरा की बात की जाए तो मोनेरा में R.H. विटेकर के द्वारा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए, मोनेरा में R.H. विटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक
एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया। एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव से क्या मतलब है? आद्य यानी सबसे प्राचीन जो जीव हैं उनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं और इनमें कुछ प्रमुख जीवाणु शामिल होते हैं। नीले हरे शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, इनकी हम लोग जब बात करते हैं तो ये इसमें शामिल होते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो हमेशा पूछा जाता है मोनेरा का, वो आपको ध्यान रखना है, वो है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA के नाम से जानते हैं। BGA का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। अब यहीं से ये तथ्य भी आपको याद रखना है कि नीले हरे शैवाल को ही वैज्ञानिक जो नाम है इसका, यह है साइनोबैक्टीरिया। तो अगर आपसे कहा जाए साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे नीले हरे शैवालों को ही क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब दूसरे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल और आपको इसमें याद रखना है और वो है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया या इसी को हिंदी में कहें तो आद्य जीवाणु या इसी को प्राप्त जीवाणु भी कहा जाता है, आद्य जीवाणु या प्राप्त जीवाणु। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल किया गया। अब बात आती है प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीव शामिल किए गए। तो सेम वही जीव जैसा कि हमने अर्नेस्ट हैकेल के डिवीजन में बताया था कि अर्नेस्ट हैकेल ने भी प्रोटिस्टा एक जगत बनाया, उस जगत में इनके द्वारा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया था। तो इनके द्वारा भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जो जीव हैं उन्हें प्रोटिस्टा संघ में शामिल किया गया। ध्यान रखनी है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ये कोशिका के प्रकार हैं और ये इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन जो है वो कोशिका जो टॉपिक होगा उसमें समझेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित कोशिका के बने हुए जंतु होते हैं और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका के बने हुए जंतु हैं। मोनेरा में अल्प विकसित कोशिका के जंतु जैसे नीले हरे शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है यानी विकसित कोशिका के जो जीव हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अब एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजुएलिस। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसी में शामिल होते हैं आपके लेशमानिया डोनोवेली जो कालाजार के लिए जिम्मेदार होते हैं, ट्रैपोनिमा पैलिडम जो कि निद्रा रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह के अन्य भी बहुत सारे आपको एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव दिखाई पड़ जाते हैं जो प्रोटिस्टा में यहाँ शामिल हैं। आगे हम लोग जब पूरा जंतु जगत का विभाजन करेंगे तो जंतु जगत के विभाजन में यही जंतु आपको दिखाई पड़ते हैं प्रोटोजोआ समूह में। तो प्रोटोजोआ में आपको यही सभी जंतु जो यहाँ प्रोटिस्टा में है प्रोटोजोआ में दिखाई पड़ते हैं। तीसरा निकल के आता है, तीसरा कवक। तीसरा है कवक।
अगर हम कवक की बात करें, यानी कि इंग्लिश में इसको फंजाई भी कहा जाता है, या फंगी भी कई लोग पढ़ते हैं इसको, फंजाई या फंगी कई लोग पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं। कवक की बात करें तो कवक किनको कहा गया, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव जो अपना पोषण यानी अपना जो भोजन है वो किसी दूसरे जीव से अवशोषण के माध्यम से प्राप्त करते हो, यानी कि किसी अन्य जीव पर ये निकलते हैं, उगते हैं या ठहरते हैं, और साथ ही साथ उनके शरीर से पोषण या न्यूट्रिशन को अपने लिए खींच करके पूरा करते हैं। तो अवशोषण के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग कवक के नाम से जानते हैं, फंजाई के नाम से जानते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग सबसे प्रमुख ईस्ट को पढ़ते हैं, पेनिसिलियम को पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसी में हम लोग पढ़ते हैं एस्परजिलस और एगरिकस जैसे कवकों की बात करते हैं, राइजोपस की बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, कवक में अवशोषण के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जीव शामिल होते हैं। एग्जाम्पल में ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एगरिकस और साथ ही साथ राइजोपस। तो ये कुछ कवक में शामिल होने वाले जीव हैं जो कवक की श्रेणी में शामिल होते हैं। अगला आता है पादप जगत, यानी इन्हीं को कहा जाता है प्लांटी। पादप में कौन शामिल होते हैं, तो पादप में ध्यान रखिएगा, पादप में उन जीवों को रखा गया है जो अपना पोषण यानी कह लें भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, या पोषण जो है वो स्वयं बनाकर पूरा करते हैं। ठीक है, पोषण स्वयं बना लेते हैं, और ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है इनको, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पादप श्रेणी में उन जीवों को शामिल किया गया है जिनके द्वारा अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बना लिया जाता है, यानी स्वपोषी होते हैं। इन्हें हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। तो उत्पादक, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम पादप जगत में शामिल करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप किसी भी पेड़ को रख सकते हैं, आम, नीम, बरगद, पीपल, कोई भी ऐसा पौधा जो हरा भरा दिखाई देता है वो सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे अगर हम बात करें, अगला अंतिम जो बचता है वो है जंतु, यानी इसी को कहा गया है एनिमेलियम। ठीक है, तो जंतु की जब बात करते हैं तो इस श्रेणी में उन जीवों को शामिल किया गया है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए उन्हें हम लोग परपोषी के नाम से जानते हैं। दूसरों पर जो निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी जंतु कहते हैं या जीव कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ हम जंतुओं की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर जीव की बजाय हम सीधे सीधे जंतु शब्द से यूज करेंगे, और इसे इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, और क्योंकि ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं तो इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता यानी जंतु क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो दूसरों से
के द्वारा बनाए हुए भोज्य पदार्थ को क्या करने का कार्य करते हैं, कंज्यूम करने का या खाने का कार्य करते हैं। तो ये आर.एच. विटेकर द्वारा बनाया गया प्रणाली है, जिससे आप ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा जीवों के संपूर्ण जगत को 5 श्रेणियों में बांटा गया। 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतु शामिल किए गए। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतु शामिल किए गए। कवक में अवशोषण के द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले जो जंतु हैं या जीव हैं उनको शामिल किया गया। और पादप में जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उन्हें शामिल किया गया। और जंतु में जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें शामिल किया गया। तो ये आर.एच. विटेकर का प्रणाली था। ठीक है, तो इतनी बात वर्गीकरण को लेकर के हमें याद रखनी है।